हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है, इसके बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, नेचुरल सोर्सेज, मार्केटेड प्रोडक्ट्स, इन सभी के बारे में बताऊंगी। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो बेनिफिट्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, आपको वीडियो देखने के बाद में वो भी पता चल जाएंगे। क्योंकि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सिर्फ क्या है इतना जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि उसमें जो भी चीज़ हो रही है, मतलब अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं तो उन बेनिफिट्स के पीछे क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम टॉपिक को डीपली समझ पाएंगे और वो हमें लाइफ टाइम याद रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो होगा और मेरा चैनल ग्रो होगा तभी मैं आपको और भी नॉलेजफुल वीडियोस दे पाऊंगी। अब हमें देखना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स केमिकली क्या होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन चेन के एंड से थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है। मेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर इमेज में शो हो रहे हैं। पहला जो स्ट्रक्चर इमेज में शो हो रहा है वो है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है इकोसा पेंटेनोइक एसिड। तीसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड है डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। इसके बाद में हमें देखना है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हेल्थ बेनिफिट्स में सबसे पहले हार्ट हेल्थ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हार्ट की हेल्थ को किस तरह से मेंटेन करते हैं, अगर हम वो देखें तो उसमें सबसे पहले है बाय रिड्यूसिंग ट्राइग्लिसराइड लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल को रिड्यूस करके। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को मेंटेन करके, और तीसरा है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करके। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस तरह से ट्राइग्लिसराइड्स का बॉडी में लेवल डिक्रीज करती है, ये जानने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि ट्राइग्लिसराइड्स हार्ट हेल्थ के लिए किस तरह से हार्मफुल हैं। साथ ही ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी में बनते कैसे हैं। तो क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड्स एक तरह से फैट होते हैं और जिसका यूज बॉडी एनर्जी के लिए करती है। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि हम जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर लेते हैं, स्पेशली शुगर या अनहेल्दी फैट्स के थ्रू, तो जो एक्सेस कैलोरी है वही ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम वो अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से ट्राइग्लिसराइड्स हार्ट हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। उनमें पहला पॉइंट है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है कि एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स और साथ ही लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, ये आर्टरीज की वॉल में इकट्ठे होकर प्लेक फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ये जो प्लेक है ये हार्ड होता जाता है। अब नेचुरली जब आर्टरीज की वॉल में कोई चीज़ जम जाएगी, प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, वो हार्ड होता जाएगा, तो आर्टरीज की वॉल जो है वो नैरो होती जाएंगी, उनमें ब्लड फ्लो के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं रहेगा। इस तरीके से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा। प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होंगे, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़े हुए लेवल के कारण हो सकती है वो है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन कैसे होगा, इसके कई मैकेनिज्म या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले कि जब ट्राइग्लिसराइड्स का बॉडी में लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड स्ट्रीम में फ्री फैटी एसिड्स बढ़ जाते हैं, और ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो इम्यून सेल्स को इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन हो सकती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं और उनको न्यूट्रलाइज करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनके बीच में बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए। उस कंडीशन में भी क्या होता है कि इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो सकता है। फिर है जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, फैट इकट्ठा करने वाले टिश्यूज, अगर ये डिसफंक्शनल हो जाते हैं, इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है
कि प्रो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस का रिलीज बढ़ जाता है, जिससे कि सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो मैकेनिज्म हो सकती है वो है सेलुलर सिग्नलिंग। तो ट्राइग्लिसराइड्स और उनके जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज को अफेक्ट कर सकते हैं और जिसके कारण इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ सकता है। फिर इसके अलावा साइटोकाइंस जो कि एक प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड्स लेवल साइटोकाइंस की रिलीज बढ़ा देता है, जिसके कारण भी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो एक्टिविटी है जिसके थ्रू ट्राइग्लिसराइड्स हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अभी किस तरह से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं वो हम देखते हैं। क्या होता है कि लीवर में वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसको हम VLDL भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। फिर वो ट्राइग्लिसराइड्स के साथ में लीवर से बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में एनर्जी के लिए जाता है। अब टिश्यूज़ में पहुंचने के बाद में ट्राइग्लिसराइड्स रिलीज़ हो जाता है, VLDL से अलग हो जाता है और वहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है कि फाइनली ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। और LDL के साथ में ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत इजीली आर्टरीज से परमेट होकर आर्टरीज के अंदर की तरफ जा सकते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ा सकते हैं, प्लेक फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म जिसके थ्रू जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो हमारे हार्ट को हार्म पहुंचा सकते हैं, और वो है इम्पेयर्ड फंक्शनिंग ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल्स क्या होती है, ये ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग होती हैं। अब ये क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ लेवल इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो जो एंडोथीलियल सेल्स है वो डैमेज हो जाएगी। इसके अलावा और भी कई रीज़न है, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, रिड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन है। ये भी कई रीज़न है जिसके कारण एंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। अब जब एंडोथीलियल सेल्स की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, मतलब ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, तो ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो और सारी जो प्रोसेस हैं वो डिस्टर्ब होंगी। मतलब हमारी बॉडी का वेस्कुलर फंक्शन डिस्टर्ब होगा, और वेस्कुलर फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो नेचुरल है कि हार्ट हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन है ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़े हुए लेवल के कारण हो सकती है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो इंसुलिन को प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। अब ये चीज़ कैसे होती है, जब ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन भी होता है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है कि वो इंसुलिन की नॉर्मल सिग्नलिंग के साथ में इंटरफियर कर सकता है, जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। इसके अलावा जब ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है तो फ्री फैटी एसिड्स की रिलीज़ है वो भी बढ़ जाती है ब्लड स्ट्रीम में, और इनका जब हाई लेवल हो जाता है फ्री फैटी एसिड्स का, तो वो भी क्या होता है, इंसुलिन सिग्नलिंग में इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। बाद में नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है रिस्क ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। क्या होता है कि जब ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इन्फ्लामेशन के कारण पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, मतलब पैंक्रियाज में स्वेलिंग होना। पैंक्रियाज में स्वेलिंग होगी, पैंक्रियाज प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगी, तो पैंक्रियाज की जो बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब होगा, और इंसुलिन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा तो ये चीज़ भी क्या होगी, फाइनली हमारी हार्ट हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। इसके बाद में हमें देखना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस तरह से ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को ब्लड में रिड्यूस करते हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं, इनमें सबसे पहला है रिड्यूस्ड लीवर प्रोडक्शन। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं स्पेशली EPA मतलब इकोसा पेंटेनोइक एसिड और DHA डोकोसा हेक्सिनोइक एसिड, ये लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, और इस तरह से ब्लड स्ट्रीम में ट्राइग्लिसराइड का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ऐसे कई तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स की जो सिंथेसिस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इनमें से पहला है एंजाइम इनिबिशन। अब दो एंजाइम्स होते हैं
एक तो एसाइल कोएंजाइम ई सिंथेटेज और दूसरा डाई एसाइल ग्लिसरॉल एसाइल ट्रांसफरेज, जो कि ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं वो कन्वेंशनल फैटी एसिड्स जो होते हैं उनकी बाइंडिंग साइट पे बाइंड होकर ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस करते हैं। लेकिन अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इंटेक करेंगे तो क्या होगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अदर फैटी एसिड के साथ में कंपटीशन करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो दोनों एंजाइम्स हैं वो कन्वेंशनल फैटी एसिड्स के साथ बाइंड ना होकर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो बाइंडिंग साइट है वो वहाँ पर बाइंड हो जाएंगे, जिससे जो ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस के लिए कन्वेंशनल फैटी एसिड्स का कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, वो अवेलेबल नहीं होगा। और इस तरीके से सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी कम होगी तो ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस भी कम हो जाएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट तरीका हो सकता है लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का, वो है एक्टिवेशन ऑफ पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स, जिनको हम PPARS कहते हैं, एंड स्टिमुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब क्या होता है कि जो PPARS होते हैं ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। इनके एक्टिवेशन से क्या होगा कि उन जीन्स का एक्सप्रेशन स्टिमुलेट होगा जो कि फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि फैटी एसिड्स, अगर जीन एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता तो फैटी एसिड्स ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस करते हैं, लेकिन जीन एक्सप्रेशन चेंज होने के कारण फैटी एसिड्स ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज ना करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगी और ऑक्सीडाइज होके ब्रेकडाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस के लिए फैटी एसिड्स की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। बाद में जो नेक्स्ट तरीका है जिसके थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को रिड्यूस करते हैं वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है LPL लिपोप्रोटीन लिपेज। ये एंजाइम क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है, और जो फैटी एसिड होता है वो फर्दर स्टोर हो जाता है कि जिससे कि बॉडी को जब भी ज़रूरत पड़े आगे एनर्जी की तो एनर्जी मिल सके। इसके बाद में नेक्स्ट जो तरीका है जिसके थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल रिड्यूस करते हैं वो है इंक्रीज्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये कैसे बढ़ाते हैं, इसके भी कई तरीके हो सकते हैं। ऐसे कई मैकेनिज्म हो सकते हैं जिनके थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इनमें से पहली है रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के केस में क्या होता है कि प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की रिलीज ट्रिगर हो जाती है, और ये जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है ये इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवेज को इंटरफेयर करते हैं, जिनसे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं वो है एनहेंसिंग बीटा सेल फंक्शनिंग। बीटा सेल्स पेनक्रियाज में होती हैं जिनके थ्रू इंसुलिन का सीक्रेशन होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स की सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं, साथ ही रिसेप्टर फंक्शन भी बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ जाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं जो कि इंसुलिन सिक्रेशन से रिलेटेड होते हैं, उन पाथवेज को भी मॉड्यूलेट कर देते हैं इस तरह से कि इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ जाता है। बाद में नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं वो है रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। तो ये क्या करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस तरीके से ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। इसके बाद में हमें देखना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस तरह से कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो है लोअरिंग ट्राइग्लिसराइड्स लेवल। ट्राइग्लिसराइड्स लेवल के रिड्यूस होने से बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। उनमें से पहला है HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। तो HDL का बढ़ा हुआ लेवल किस तरह से हार्ट के लिए बेनिफिशियल है अब हम देखेंगे। इंक्रीज HDL लेवल जो सबसे पहला काम करता है वो रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है कि ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको
आर्टरियल वॉल से लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है, जहाँ से ये एक्सक्रीट हो जाता है। इस तरीके से क्या होगा कि ब्लड वेसल्स में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप नहीं होगा और एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। एचडीएल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन से सेव करके हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एचडीएल एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव कर सकता है। इससे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा और प्लेक फॉर्मेशन या एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम हो जाएंगे। एल एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट भी कॉज करता है, मतलब ये ब्लड क्लॉट को फॉर्मेशन रोक देता है। तो इस तरीके से प्रॉपर ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है और क्लॉट से रिलेटेड जो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं, इवेंट्स होती हैं, वो रुक जाती हैं। ये काम ये कैसे करता है, इसकी कई मैकेनिज्म हो सकती हैं। एचडीएल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसा कि ऑलरेडी बताया जा चुका है, और इस तरह से इन्फ्लेमेशन रोककर ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस भी कम कर देता है। में एंडोथेलियम को प्रोटेक्ट करने की भी प्रॉपर्टी होती है, और एंडोथेलियम जितना ज़्यादा हेल्दी होगा, क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस कम होंगे। एचडीएल क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन प्रमोट करता है, जो कि ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करता है डायलेट होने में, और इस तरीके से प्लेटलेट एग्रीगेशन मतलब क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। एचडीएल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो सकता है और उसके कारण क्लॉटिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल डिक्रीज होने से जहां एचडीएल का लेवल इंक्रीज होता है, वहीं दूसरा इफेक्ट होता है कि एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है। एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि एलडीएल का बढ़ा हुआ लेवल हार्ट हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। अब ये हार्ट हेल्थ के लिए किस तरह से हार्मफुल होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एलडीएल का लेवल बढ़ने पे एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं, ये पूरी मैकेनिज्म ऑलरेडी बताई जा चुकी है। इसलिए जब एलडीएल का लेवल डिक्रीज होगा, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल डिक्रीज होने पे, तो नेचुरल है कि हार्ट के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। फैटी एसिड्स बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर सकते हैं। अब ये काम ये कैसे करेंगे, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल रिड्यूस होता है, और इसके साथ भी एक काम ये होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से होगा, और ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से होगा तो ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होगा, मतलब नॉर्मलाइज होगा। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस के बाद में अब हमें देखना है ब्रेन फंक्शंस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड के ब्रेन फंक्शन की बात करें तो उसमें सबसे पहले है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ब्रेन सेल्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में से एक होता है डीएचए डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, जो कि न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन का एक मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि नर्व सेल्स के चारों तरफ होती है। ये सेल्स के अंदर कौन सा सब्सटेंस जा सकता है और कौन सा सब्सटेंस सेल से बाहर जा सकता है, इस चीज़ को रेगुलेट करती है। और ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसमें बीच में प्रोटीन्स भी होते हैं। ये सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करती है, साथ ही सेल्स का अदर सेल्स के साथ में जो कम्युनिकेशन है उसको भी रेगुलेट करती है। और जैसा कि ऑलरेडी बताया जा चुका है, डीएचए क्योंकि न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्रेन सेल्स की कंपोजिशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो नेक्स्ट ब्रेन फंक्शन है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। इनमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस तरह से होती हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ होने के चांस होते हैं। इन डिसीज़ में क्या होता है कि न्यूरॉन्स का ग्रेजुअल लॉस होता जाता है, और जिसके कारण जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है और फंक्शनल कैपेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। और इन डिसीज़ के एक एग्जांपल है अल्जाइमर डिसीज़, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि इसमें धीरे धीरे पेशेंट चीज़ें भूलने लगता है, उसकी मेमोरी लॉस होने लगती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का नेक्स्ट फंक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस। न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि नर्व सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एडिक्वेट लेवल होगा तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिंथेसिस और रिलीज को सपोर्ट करेंगे,
जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के कोग्निटिव फंक्शन, मूड रेगुलेशन और ओवरऑल मेंटल वेलबींग। कोग्निटिव फंक्शन से मतलब होता है हमारी मेमोरी और किसी भी चीज़ को लर्न करने की कैपेसिटी। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के साथ साथ एजिंग भी एक रीज़न है जिसके कारण न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो इस तरह की कंडीशंस में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स एक्सर्ट करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन प्लास्टिसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। मतलब ये ब्रेन की जो रीऑर्गेनाइज होने की और चीज़ों को एडॉप्ट करने की एबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, जो कि लर्निंग, मेमोरी और कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रेन की प्लास्टिसिटी बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं? तो उसका आंसर ये है कि हम जो कि ऑलरेडी देख चुके हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन की फ्लूइडिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाते हैं। तो जब ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ेगी, इंटीग्रिटी बढ़ेगी, तो नेचुरली उसकी प्लास्टिसिटी भी बढ़ेगी। हमने जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हार्ट फंक्शंस पढ़े थे तो हम ये पढ़ चुके हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने की भी क्षमता होती है। तो ये जो क्षमता होती है, इसके कारण क्या होता है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने के कारण ब्रेन को अच्छी तरह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जो कि ब्रेन के ऑप्टिमल कॉग्निटिव फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं, जिनमें से इम्पॉर्टेंट हैं वेसोडाइलेशन, रिड्यूस्ड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स, इम्प्रूव्ड लिपिड प्रोफाइल, रेगुलेशन ऑफ एंडोथेलियल फंक्शंस। और इन सभी के बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत सारे ब्रेन फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर सिंथेसिस और रिलीज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखते हैं, ब्रेन की प्लास्टिसिटी बढ़ा सकते हैं, ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मिलकर हमारे मूड को रेगुलेट भी रखती हैं। फॉर एग्जांपल, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं या हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, उसकी रिलीज़ को बढ़ाते हैं। तो सिंपल है कि जब सेरोटोनिन की रिलीज़ बढ़ेगी तो हमारा मूड अच्छा रहेगा, हैप्पी मूड रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारे हैप्पीनेस, मूड रेगुलेशन, एंजाइटी दूर करने में, डिप्रेशन दूर करने में, इन सभी चीज़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में हमें देखना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस तरह से जॉइंट हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ एंड लोअरिंग लेवल्स ऑफ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। इस पॉइंट को हम अलग अलग सब पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोअरिंग लेवल ऑफ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते क्या हैं। तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में इन्फ्लामेशन की प्रेजेंस इंडिकेट करते हैं। अगर बॉडी में इन मार्कर्स का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि जॉइंट इन्फ्लामेशन या पेन है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं कि ये कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, उनका लेवल लो करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है एनहेंसमेंट ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स जैसे कि लिपोक्सिन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। लिपोक्सिन स्पेशलाइज्ड प्रो रिजॉल्विंग लिपिड मीडिएटर्स होते हैं, जो कि एक एराकिडोनिक एसिड, एक ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, उससे डिराइव होते हैं। ये किस तरह से अपना एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करते हैं, अगर हम ये देखना चाहते हैं तो क्या होता है कि ये ल्यूकोसाइट कीमोटैक्सिस इनहिबिट करते हैं। मतलब हमारी बॉडी की जिस साइट में इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ पर नेचुरल है कि इम्यून सेल्स का मूवमेंट होगा, इम्यून सेल सिस्टम जो होगा वो स्टिमुलेट होगा। तो ये इम्यून सेल्स का साइट ऑफ इन्फ्लामेशन तक मूवमेंट रोक देते हैं, और इस तरीके से जब मूवमेंट नहीं होगा तो एक प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स जो बनता है साइटोकाइंस, उसका प्रोडक्शन भी रुक जाता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इस साइट ऑफ इन्फ्लामेशन से जो भी इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं उनके क्लियरेंस में भी कंट्रीब्यूशन देते हैं।
फिर ये क्या करते हैं कि इन्फ्लामेशन के बाद में जो टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयर और डिजनरेशन को भी ये प्रमोट करते हैं। बाद में इनहिबिशन ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी के इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के इनिशिएशन, एम्प्लीफिकेशन और रिजोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका एक एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब क्या होता है कि जैसे आर्थराइटिस हो जाता है, उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन के कारण जॉइंट पेन होने लगता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन मीडिएटर्स के लेवल को लो कर देते हैं और इस तरीके से पेन को भी कम कर देते हैं। इसके बाद में है इनहिबिशन ऑफ इन्फ्लामेटरी पाथवेज। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं कि कुछ इन्फ्लेमेटरी पाथवेज होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा पाथवे। ये क्या होता है कि इन्फ्लामेशन का की रेगुलेटर होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके एक्टिवेशन को रोक देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी जीन्स का एक्सप्रेशन रुक जाता है। प्रो इन्फ्लेमेटरी जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन जो कि इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं, और जब प्रो इन्फ्लेमेटरी जीन एक्सप्रेशन रुकेगा तो इन्फ्लामेशन का जो प्रमोशन है वो भी रुक जाएगा। इसके बाद में है compete with ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मेटाबॉलिक पाथवेज में सेम एंजाइम के लिए compete करते हैं, और बॉडी में हेल्दी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है कि दोनों का बैलेंस्ड रेशियो होना ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड में प्रो इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी होती है। वो किस तरह से होती है? वो ऐसे होती है कि जब ओमेगा 6 फैटी एसिड को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो ये बॉडी के अंदर जाकर एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए प्रिकर्सर का काम करता है। मतलब ये इन्फ्लामेशन कॉज करा सकता है। लेकिन जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसमें ये पावर होती है कि ये ओमेगा 6 फैटी एसिड के जो प्रो इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उसको काउंटरएक्ट कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है एंटर सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे कि EHA और DHA ये सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉस्फोलिपिड्स में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की जगह पर रिप्लेस हो जाते हैं, और इस तरीके से इनकॉर्पोरेट होकर ये मेम्ब्रेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं और मेम्ब्रेन को ज़्यादा फ्लूइडी नेचर के और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सेल मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स हैं और रिसेप्टर्स हैं उनकी एक्टिविटी को भी अफेक्ट करते हैं। इस तरीके से सेलुलर सिग्नलिंग और जीन एक्सप्रेशन को भी ये मॉड्यूलेट कर सकते हैं, और ये सारे काम इस तरह से करते हैं कि जिससे हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स मिलता है और सेल के जो फंक्शन होते हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन चेंज होने से मतलब ओमेगा 6 फैटी एसिड की जगह पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनकॉर्पोरेट होने से क्या होता है कि सेल की जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है और फंक्शनिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, और सेल अच्छी तरह से अपनी फंक्शनिंग करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस इम्यून सेल फंक्शन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं कि साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। अब साइटोकाइंस क्या होता है? साइटोकाइंस स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इम्यून सिस्टम की सेल्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं, बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, और ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं इनका मेन काम होता है इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को मीडिएट करना। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इन्फ्लामेशन को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो इन्फ्लामेशन भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। अब बात आती है कि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट कैसे शो करते हैं। तो जैसा कि पहले बताया गया है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इम्प्रूव करते हैं।
इस तरीके से जो सेल्स होती हैं वो ऑक्सीडेटिव डैमेज के लिए रजिस्ट हो जाती हैं, मतलब उनमें ऑक्सीडेशन के थ्रू डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि जो प्रो इन्फ्लेमेटरी पाथवेज हैं उनको भी डाउन रेगुलेट करते हैं, मतलब प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो भी होते हैं उनके प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं, सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, जिससे इन्फ्लामेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। साथ ही ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का प्रोडक्शन है उसको भी डिक्रीज करते हैं। अभी तक हमने देखा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज शो करते हैं। अब हमें देखना है कि जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो इनकी दूसरी मैकेनिज्म है वो है रिड्यूस्ड कार्टिलेज डिग्रेडेशन। ये कार्टिलेज के डिग्रेडेशन को रिड्यूस करते हैं। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जैसे जॉइंट्स, ईयर, नोज वगैरह में होता है। ये क्या करता है कि जॉइंट में जो बोन्स होती हैं उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बोन्स के बीच में फ्रिक्शन रोकता है जिससे कि किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। साथ ही ये जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्मूथ जॉइंट मूवमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कार्टिलेज है, अगर हम इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देखें तो इसमें मेनली प्रोटियोग्लाइकान्स और कोलेजन फाइबर होते हैं, साथ ही वाटर भी प्रेजेंट होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ना सिर्फ कार्टिलेज के डिग्रेडेशन को रोकते हैं और कार्टिलेज के डिग्रेडेशन को रोकने के साथ साथ ये क्या करते हैं, प्रोटियोग्लाइकान्स और कोलेजन जो कि कार्टिलेज के मेन कंपोनेंट हैं उनके प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है जॉइंट लुब्रिकेशन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जॉइंट लुब्रिकेंट्स के प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं और इस तरीके से जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी इंटीग्रिटी और फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड की कंपोजिशन को मेंटेन करते हैं। अब साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है? तो ये एक विस्कस जेल लाइक फ्लूइड होता है जो कि जॉइंट कैविटीज़ में होता है और ये जॉइंट स्ट्रक्चर को लुब्रिकेशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर हम इसकी कंपोनेंट्स देखें तो साइनोवियल फ्लूइड्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या होते हैं? ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो साइनोवियल फ्लूइड को विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ये लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं और जॉइंट सरफेस के बीच में जब हम मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं तो जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करते हैं जिससे इजीली जॉइंट सरफेस मूव कर सकें। दूसरा जो कंपोनेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड के अंदर वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जनरली एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन होते हैं और ये क्या करते हैं, ये साइनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी इम्प्रूव करते हैं और साथ ही जॉइंट के अंदर न्यूट्रिशनल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट है लुब्रिसिन। लुब्रिसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो जॉइंट लुब्रिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही फ्रिक्शन रिड्यूस करके जॉइंट सरफेस के बीच में ये वियर एंड टियर को भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट जो इसमें होता है ग्लाइकोसो एमिनोग्लाइकन्स होता है। ये शुगर मॉलिक्यूल की लॉन्ग चेन्स होती हैं और ये साइनोवियल फ्लूइड की विस्कोसिटी इम्पार्ट करते हैं, साथ ही हाइड्रेशन भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा इसमें फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। ये जॉइंट सरफेस की जो बाउंड्री है उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये कार्टिलेज की सरफेस पे लेयर बना लेते हैं जिससे कि मूवमेंट के दौरान किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं हो। फिर साइनोवियल फ्लूइड में वाटर भी एक मेजर कंपोनेंट होता है जो जॉइंट टिश्यूज़ को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और जिससे क्या होता है कि प्रॉपर लुब्रिकेशन भी मेंटेन बना रहता है। फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और सम अदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो क्या करते हैं वो जॉइंट के प्रॉपर फंक्शनिंग में और ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है पेन रिलीफ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो जॉइंट प्रॉब्लम्स वाली कंडीशन में पेन रिलीफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इसके पीछे इनका एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर होना। अब हमें मालूम है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का इनिबिशन करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्पेशली EPA और DHA ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसका प्रोडक्शन रिड्यूस करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो आर्थराइटिस की कंडीशन में जो जॉइंट पेन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो इस तरीके से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के प्रोडक्शन को रोक के ये पेन रिलीफ करने में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस। हम जानते हैं कि जब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ये इन्फ्लामेशन इनिशियल स्टेज में तो ठीक है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस कंडीशन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स जैसे कि रिजोल्विन और प्रोटेक्टिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो कंपाउंड है वो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण जो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हुआ है उसको कम कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लामेशन से रिलेटेड जो भी जीन एक्सप्रेशन और सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं। फिर है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स विद अदर ट्रीटमेंट्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अगर किसी दूसरे ट्रीटमेंट के साथ में यूज़ किया जाए तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब दोनों मिलकर, दोनों का जो एडिटिव इफेक्ट है, दोनों को मिलाकर जो इफेक्ट होगा उससे भी ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं। तो जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने, किसी डॉक्टर ने जॉइंट पेन के लिए कोई ट्रीटमेंट बताया है, उसके साथ ही हम ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर हम एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के लिए विटामिन सी और विटामिन ई पेशेंट को दे रहे हैं, साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी दे दिया जाए, तो ये विटामिन सी और विटामिन ई का जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है उसको क्या करेगा, ये इम्प्रूव कर देगा। और जब एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट इम्प्रूव होगा तो इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस होगा, और इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा तो जॉइंट पेन में भी इम्प्रूवमेंट होगा। जॉइंट हेल्थ के बाद में अब हमें देखना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस तरह से स्किन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। स्किन हेल्थ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की इम्पोर्टेंस को हम अलग अलग पॉइंट के थ्रू समझेंगे। तो पहला पॉइंट है मॉइस्चर कंटेंट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और उसके बाद में स्किन में एक लिपिड बैरियर बना लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फैटी एसिड हैं, मतलब इनका नेचर लिपिड नेचर है। और इस तरीके से ये जो बैरियर है वो स्किन से मॉइस्चर लॉस को रोक लेता है और स्किन में ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल मेंटेन बना रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्किन में होने वाली एक्जिमा और सोरियासिस जैसी इन्फ्लामेटरी डिसीज़ को मैनेज करने में यूज़फुल है। अब जैसे हम सबसे पहले देखते हैं एक्जिमा जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। स्किन इसमें रेड, इची और इन्फ्लेम्ड हो जाती है। एक्जिमा होने का मेन कारण है इम्यून सिस्टम का ओवर एक्टिव होना। इम्यून सिस्टम जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के प्रोडक्शन बढ़ने से इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण ये एक्जिमा को ठीक करने में यूज़फुल है। फिर है सोरियासिस एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इसमें क्या होता है कि स्किन सेल्स बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगती हैं और स्किन पर थिक रेड पैचेस डेवलप होने लगते हैं। इस कंडीशन में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर होने के कारण ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज़फुल होते हैं। बाद में है वुंड हीलिंग। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी पर कोई घाव होने पर उसकी हीलिंग को प्रमोट करते हैं, और जिस साइट पर इंजरी हुई है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन को रोकने में हेल्प करते हैं। वुंड के कारण जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड किस तरह से रेगुलेट करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप है अर्ली इन्फ्लेमेशन कंट्रोल। वुंड हीलिंग की इनिशियल स्टेट में इन्फ्लेमेशन होना ज़रूरी है, पर लगातार इन्फ्लेमेशन होने पर या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होने पर टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, जिसको ओमेगा 3 फैटी एसिड रोकने की कोशिश करते हैं। फिर है अगला स्टेप रिड्यूस स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन के कारण वुंड के आसपास जो स्वेलिंग हो जाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड उसको भी रोकने में हेल्प करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है पेन मैनेजमेंट। ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर होने के कारण पेन रिलीफ करने में भी हेल्प करते हैं। और फिर है टिश्यू रिपेयर। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के कारण नॉर्मल टिश्यू रिपेयरिंग जो प्रोसेस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के कारण
टिश्यू रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन डैमेज। यूवी रेडिएशंस जब स्किन सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसको हम ROS से डिनोट करते हैं, उनका प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाता है। अब ये चीज़ कैसे होती है, किस तरह से यूवी रेडिएशन ROS जनरेट करते हैं, इस मैकेनिज्म को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन। स्किन सेल्स में DNA प्रेजेंट होता है जो कि यूवी रेडिएशन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर है इसमें सेकंड पॉइंट एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होने के कारण स्किन सेल्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगती है और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होने के कारण ROS बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ROS क्या होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये क्या करते हैं कि सेलुलर कंटेंट जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स और DNA, इनके साथ में रिएक्ट करके क्या करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट है रिड्यूस्ड एक्ने सीवियरिटी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में क्या होता है, ऑयल प्रोडक्शन रेगुलेट करने की क्षमता होती है, और अगर ऑयल का प्रोडक्शन रेगुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, एक्ने होने के चांसेस कम हो जाएंगे, जो कि स्किन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में कंपटीशन होता रहता है। तो जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड का इंटेक बढ़ा देते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ओमेगा 6 फैटी एसिड को रिप्लेस कर देते हैं, और इस तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन इनहिबिट कर देते हैं, और जितने भी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो जब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का प्रोडक्शन कम होगा तो ऑयल प्रोडक्शन कम होगा, और स्किन में ऑयल प्रोडक्शन कम होगा तो नेचुरल है कि एक्ने होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ प्रीमैच्योर एजिंग। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में प्रीमैच्योर एजिंग को रोकने की क्षमता होती है, और ये जो क्षमता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड में मेनली दो प्रॉपर्टीज़ के कारण होती है। इसमें पहली है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। तो क्या होता है कि जो बहुत सारी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण होती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, आर्थराइटिस, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़। तो चूंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्रोनिक इन्फ्लामेशन को दूर कर सकते हैं, इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़फुल है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी एज रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़फुल है वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसा कि हम जानते हैं, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, और इस तरह से फ्री रेडिकल्स जो कि हमारे सेल्स के DNA, लिपिड वगैरह को डैमेज कर सकते हैं, तो जब ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो फ्री रेडिकल्स सेल्स को डैमेज करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे और हमारी जो भी सेल्स हैं वो सेफ रहेंगी। अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं एज रिलेटेड, एज बढ़ने के साथ जो होती हैं, जिनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दूर करने में हेल्प करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है सेल्यूलर हेल्थ एंड मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रल कंपोनेंट्स होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सेल मेम्ब्रेन को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, जिससे कि सेल अपने सारे फंक्शंस, फॉर एग्जांपल सेल सिग्नलिंग है, ये सारी फंक्शन अच्छी तरह से कर सकती है। फिर है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। ऐसे कई तरीके हैं जिनके थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स लेवल रिड्यूस करना, ब्लड वेसल्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करना, ब्लड प्रेशर लो करना, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। फिर इसका न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट। DHA जो कि एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो ब्रेन का मेजर कंपोनेंट होता है, और एज रिलेटेड जो भी कोग्निटिव डिक्लाइन है, मतलब लर्निंग की कैपेसिटी में जो कमी आती है, मेमोरी में जो कमी आती है, या
न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ होती हैं, मतलब न्यूरॉन्स हमारे डैमेज होने लगते हैं, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्प करते हैं। फिर है सेलुलर सेंसेस रेगुलेशन। एज बढ़ने के साथ में क्या होता है कि सेल्स की डिवाइड होने की एबिलिटी कम होती जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेनेसेंस। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको स्लो डाउन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जिससे कि जो सेल की डिवाइड होने की कैपेसिटी है वो अच्छी तरह से मेंटेन बनी रहती है। फिर है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या और भी जो एजिंग के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं उनको रोकने के लिए इन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी जीन्स का एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करते हैं। इसके बाद में इसके इलास्टिसिटी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में EPA और DHA ये कई तरह की मैकेनिज्म के थ्रू स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं। जैसे पहला है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण स्किन की इलास्टिसिटी खोने लगती है। इसमें बहुत सारी इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं। जैसे पहला है कोलेजन ब्रेकडाउन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने पर ऐसे एंजाइम्स रिलीज होने लगते हैं जिनके कारण कोलेजन का ब्रेकडाउन होने लगता है। एंजाइम्स का एग्जाम्पल है मैट्रिक्स मेटिलोप्रोटीनेज। ये कोलेजन को ब्रेक करते हैं और कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके कारण स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा तो इलास्टिसिटी भी कम होने लगती है। इसके बाद में दूसरा है क्रोनिक इन्फ्लामेशन के केस में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस होने लगती है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज मतलब ROS होते हैं, ये सेलुलर कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन और DNA को डैमेज करते हैं, जिससे भी क्या होता है कि स्किन अपनी इलास्टिसिटी खोने लगती है। फिर क्या होता है कि इन्फ्लामेशन के कारण स्किन बैरियर जो है वो डिसरप्ट होने लगता है, जिससे स्किन से वाटर लॉस होने लगता है और स्किन अपनी इलास्टिसिटी खोने लगती है। फिर नेक्स्ट है सेलुलर सेंसेस, मतलब सेल डिवाइड होने की क्षमता। तो वो भी क्या होती है, इन्फ्लामेशन के कारण धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब प्रॉपर वे में सेल डिवाइडेशन नहीं होगा तो स्किन अपनी इलास्टिसिटी खोने लगती है। फिर नेक्स्ट है एंटरिंग फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी। फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है कि कोलेजन और इलास्टिन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के केस में फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी है वो कम होने लगती है। जब फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो कोलेजन की सिंथेसिस भी रिड्यूस हो जाएगी और स्किन की इलास्टिसिटी रिड्यूस होने लगती है। तो इस तरीके से हमने ये क्या देखे कि ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं, ऐसी कौन कौन सी मैकेनिज्म है जिनके कारण इन्फ्लामेशन या जिनके थ्रू इन्फ्लामेशन स्किन की इलास्टिसिटी को रिड्यूस करता है। और इन्फ्लामेशन चूँकि स्किन की इलास्टिसिटी को रिड्यूस करता है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स हैं उनके कारण इलास्टिसिटी मेंटेन बनी रहती है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू स्किन अपनी इलास्टिसिटी मेंटेन बनाए रखती है वो है मॉइस्चर रिटेंशन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्किन बैरियर की फंक्शनिंग एनहेंस कर देते हैं, इस तरह से स्किन की मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर एक कोलेजन फॉर्मेशन। ऐसी कई मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कोलेजन की सिंथेसिस को इम्प्रूव कर देते हैं। जैसे कि इनमें पहली है जीन एक्सप्रेशन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कोलेजन प्रोटीन का प्रोडक्शन रेगुलेट कराने वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की एबिलिटी मॉड्यूलेट कर देते हैं, जिससे कोलेजन प्रोटीन का प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाता है। दूसरी मैकेनिज्म है एनहेंस्ड फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी एनहेंस कर देते हैं और इस तरीके से कोलेजन प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। फिर है थर्ड है इम्प्रूव्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेट होकर उनकी फ्लूइडिटी और फंक्शनलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। यह मेम्ब्रेन इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो कोलेजन सिंथेसिस से रिलेटेड जो भी इंट्रा सेलुलर सिग्नल पाथवेज होता है उसको अफेक्ट करता है, जिससे प्रॉपर वे में कोलेजन सिंथेसिस होती रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट है आई हेल्थ। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आई हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आई हेल्थ के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे रेटिनल फंक्शन।
रेटिना की स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने के लिए DHA, जो कि एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उसका एडिक्वेट लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे कई रीज़न हैं। पहला है मेजर कंपोनेंट ऑफ रेटिनल सेल्स। DHA रेटिना का खासकर जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स, उनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ये जो सेल, इनका काम क्या है कि ये लाइट कैप्चर करती हैं, लाइट को सिग्नल में कन्वर्ट करके इस सिग्नल को ब्रेन में भेजती हैं, और फिर हमारे सामने जो भी चीज़ है वो हमें दिखाई देती है। मतलब ये जो सिग्नल है वो चीज़ों के विज़न के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में दूसरा है सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। DHA रेटिना की सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है वो फोटोरिसेप्टर सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। लाइट की तरफ कांस्टेंट एक्सपोजर के कारण क्या होता है कि रेटिना में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चांसेस होते हैं, जिससे रेटिना के डैमेज होने के चांस होते हैं। अब DHA में क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ये रेटिनल सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। फिर है मेंटेनेंस ऑफ रेड ब्लड वेसल्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में हम जानते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है, इसलिए ये कई तरह से रेड ब्लड सेल्स की मेंटेनेंस में इम्पॉर्टेंट हैं। ये ब्लड विस्कोसिटी डिक्रीज़ करते हैं। ब्लड विस्कोसिटी डिक्रीज़ करने के कारण ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन रोकते हैं। साथ ही ये वेसोडाइलेशन बढ़ाते हैं, और वेसोडाइलेशन बढ़ा के ब्लड फ्लो प्रॉपर वे में करवाते हैं। इस तरीके से रेड ब्लड सेल्स की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ड्राई आई सिंड्रोम। आई की सरफेस पर मॉइस्चर के लगातार एब्सेंट रहने के कारण ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है। इसके पीछे मेन रीज़न होता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइस। तो जो ड्राई आई सिंड्रोम होता है, इसके कारण डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन होता है। ड्राई आई सिंड्रोम के जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो हैं बर्निंग सेंसेशन इन आई, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन के कारण आई का रेड होना, ब्लड विजन मतलब धुंधला दिखाई देना, लाइट की ओर सेंसिटिविटी बढ़ना, डिस्कम्फर्ट के साथ म्यूकस का सेंसेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसी बहुत सारी मैकेनिज्म होती हैं जिनके थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ड्राई आई सिंड्रोम को मैनेज कर सकते हैं। इनमें पहला है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। हम जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, और क्या होता है कि जब ड्राई आई सिंड्रोम होता है तो ऑक्यूलर सरफेस पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के कारण ये ऑक्यूलर सरफेस पर इन्फ्लामेशन रोकने में हेल्प करते हैं। फिर है इंक्रीज टीयर प्रोडक्शन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हाई क्वालिटी टीयर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें लिपिड कंपोजिशन बहुत अच्छा होता है। ये आई सरफेस के लुब्रिकेशन और टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आई लिड की मेबोमियन ग्लैंड में सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ये ग्लैंड टीयर की लिपिड लेयर बनाती है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसका जो लिपिड कंपोजिशन है उसको इम्प्रूव कर देते हैं और टीयर एवोपरेशन रोकते हैं। जब टीयर एवोपरेशन रुक जाएगा तो नेचुरल है कि हमारी आई में जो ड्राई आई सिंड्रोम है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाते हैं, लिपिड लेयर की विस्कोसिटी डिक्रीज करते हैं। इस तरीके से भी हेल्दी लिपिड लेयर के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और इस काम के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लैक्रेमल ग्लैंड में इन्फ्लामेशन रेगुलेट करते हैं, और इसके साथ ही टीयर प्रोडक्शन भी इम्प्रूव करते हैं, और इस तरीके से इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। इसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी एक डिसीज़ होती है जिसका मतलब होता है आई के रेटिना में किसी भी तरह का डैमेज होना। ये एक रेटिनल वेस्कुलर डिसीज़ है। इसमें एबनॉर्मल ब्लड फ्लो के कारण रेटिनल डैमेज हो जाता है। जिन मैकेनिज्म के थ्रू ओमेगा 3 फैटी एसिड रेटिनोपैथी के अगेंस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो इस तरह हैं। पहला है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। इन्फ्लेमेटरी सिग्नल को ये ओमेगा 3 फैटी एसिड मिटिगेट कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस तरीके से रेटिनल ब्लड वेसल्स का जो डैमेज है वो भी
कम से कम होता है। फिर दूसरा है वेस्कुलर हेल्थ सपोर्ट। ओमेगा 3 फैटी एसिड रेटिना में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने का रीज़न ये है क्योंकि इनमें वैसोडाइलेशन प्रॉपर्टी है, और जब ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो नेचुरल है कि ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होगा। इस तरीके से ये जो आइकीमिया वाली कंडीशन है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की कंडीशन है, उसको रोकते हैं, जो कि जनरली रेटिनोपैथी के केस में हो जाती है। फिर है स्टेबलाइजिंग सेल मेम्ब्रेन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रेटिनल सेल मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करते हैं, और जब सेल मेम्ब्रेन स्ट्रांग रहेगी तो रेटिनल सेल्स के डैमेज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। फिर है न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रेटिना की न्यूरल टिश्यूज़ जो होते हैं उनका प्रोटेक्शन करते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है और रेटिनोपैथी के चांस कम होते हैं। फिर एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंटी प्लेटलेट इफेक्ट रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे रेटिनल वैस्कुलेचर की इंटीग्रिटी बनी रहती है, और जब ब्लड क्लॉट नहीं होता है तो प्रॉपर ब्लड फ्लो मेंटेन बना रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट है डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें ऑप्टिक नर्व, जो कि आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है, डैमेज हो जाती है, जिसके कारण आई के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे विजन लॉस हो जाता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड किस तरह से ग्लूकोमा कंट्रोल करते हैं वो हम देखते हैं। तो इनके दो तरीके हैं जिनके थ्रू ये ग्लूकोमा को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें पहला है वेस्कुलर हेल्थ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्लड फ्लो इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि आई तक न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर वे में हो पाती है। क्या होता है कि ग्लूकोमा में ऑप्टिक नर्व तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के चांस हो जाते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रॉपर ब्लड फ्लो करा के ऑप्टिक नर्व को सेफ रखते हैं और ग्लूकोमा के चांसेस रोकते हैं। दूसरा है नर्व प्रोटेक्शन। ऑप्टिक नर्व जो कि विजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की सपोर्ट के कारण प्रॉपर नर्व फंक्शन होता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नर्व फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। इसके बाद में हमें देखना है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जनरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सेफ और वेल टॉलरेटेड होते हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल में, कुछ केसेस में ये माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का पहला साइड इफ़ेक्ट है फिशी आफ्टर टेस्ट। कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सप्लीमेंट, खास करके जो फिश ऑयल से डिराइव हुए हैं, वो फिशी आफ्टर टेस्ट कॉज कर सकते हैं। हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स का यूज़ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है डाइजेस्टिव इश्यूज़। कुछ लोगों को जीआईटी डिस्कम्फर्ट, जैसे नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, इंडाइजेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब हम पेशेंट को ओमेगा 3 फैटी एसिड दें तो स्टार्टिंग में उसका लो डोज दें और धीरे धीरे करके उसका डोज बढ़ाएं, जिससे इस प्रॉब्लम के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है ब्लड थिनिंग इफेक्ट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में माइल्ड एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है। एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये ब्लड का थक्का जमने से रोकते हैं, इसलिए नेचुरल है कि अगर इनका यूज़ ज़्यादा किया जाएगा तो कभी भी अगर ब्लीडिंग होगी तो थक्का नहीं जमेगा, और थक्का नहीं जमने के कारण ब्लीडिंग बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, जिससे ब्लड की कमी भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ज़्यादा डोज लिया जाए, हाई डोज लिया जाए, या इनको ब्लड थिनिंग प्रोडक्ट्स के साथ में यूज़ किया जाए। मतलब जो प्रोडक्ट ब्लड थिन करने का काम करते हैं, साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड में ब्लड थिन करने की प्रॉपर्टी है ही, तो जब दोनों साथ में यूज़ किए जाएंगे तो ब्लड थिनिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए पेशेंट को ओमेगा 3 फैटी एसिड देने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है एलर्जिक रिएक्शंस। ऐसे लोग जिनको फ़िश से एलर्जी होती है, उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स जो कि फ़िश ऑयल से डिराइव होते हैं, उनसे एलर्जी होने लगती है, और इस तरह के सप्लीमेंट्स उनको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड की अगर ज़रूरत है तो एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट चूज़ करने चाहिए। बाद में हमें देखना है नेचुरल सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ अल्फा लिनोलेनिक एसिड। तो इसके नेचुरल सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ के नाम इस तरह से हैं: वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स। में अदर फैटी एसिड्स होते हैं इकोसा पेंटिनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सिनोइक एसिड। इनकी जो इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्सेज हैं वो है फैटी फिश, फिश ऑयल, एल्गी और फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड फूड से मतलब है ऐसा फूड जिसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस ऐड किए गए हैं। तो अभी हमने देखी नेचुरल सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब हम देखेंगे इनके मार्केटेड प्रोडक्ट्स। ओमेगा 3 टॉपिकली और ओरली दोनों तरह से यूज़ हो सकता है। तो जैसे इसका जो टॉपिकल प्रोडक्ट है वो है ओमेगा स्किन रिपेयर सीरम, जिसका यूज़ स्किन की रिपेयरिंग में होता है। और अगर हम इसकी ओरल प्रोडक्ट की बात करें तो इसका एक इम्पॉर्टेंट ओरल प्रोडक्ट है वेगन ओमेगा DHA। ये एल्गी डिराइव्ड DHA होता है।